और ये हमारा 5th सेट है। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको हिंदी में बहुत सी चीज़ जानकारी हो चुकी होंगी जो एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिए। और आज की इस वीडियो का मैं कट ऑफ रखता हूँ 25। अगर आप इतना अचीव कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि क वर्ण किसके योग से बना है। बताइए कि क वर्ण जो है वो किसके योग से बना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, यानी कि क प्लस अ वर्ण से मिलकर के बना है हमारा क वर्ण। ठीक है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे 25। टोटल 25 जो कि स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब ये स्पर्श व्यंजन क्या है, इनके बारे में आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो कि लाइन लिख रखा है, आप इसको देख करके समझ सकते हैं। अब बात यहाँ पे करते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इन व्यंजनों का उच्चारण मुख के विभिन्न अंगों से स्पर्श से किया जाता है। ठीक है, और देखिए मैं आपको बता दूं कि क से लेकर के म तक कुल 25 स्पर्श व्यंजन है, लेकिन द्विगुण व्यंजन जैसे कि यहाँ पे ढ और ढ, ठीक है, ड और ढ जोड़ देने पर इनकी संख्या 27 हो जाती है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे मैंने टोटल रख रखा है 27 को, आप यहाँ पे देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट, त और प, इन सभी में यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दो जो द्विगुण व्यंजन है इनको अगर मिला दिया जाए तो ये टोटल 27 हो जाते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या है, बताइए। देखिए समुद्र मंथन करना का अर्थ हम कह सकते हैं कि कठोर परिश्रम करना। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया कि जस दुल्हा तन बनी बाराता का अर्थ क्या है। जस दुल्हा तन बनी बाराता का अर्थ क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन ए को, यानी सभी साथी एक जैसे होते हैं, जैसे आप वैसे उसके साथी, उसी को कहा जाता है कि जस दुल्हा तन बनी बाराता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि अरे उसने तो कमाल कर दिया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा गया कि अरे उसने तो कमाल कर दिया। ये वाक्य किस प्रकार का है आपको ये बताना है। बहुत सिंपल सी बात यहाँ पे कही जा रही है। देखिए अरे उसने तो कमाल कर दिया, यहाँ पे अब जो ये चिन्ह देख रहे हैं ये कौन सा चिन्ह है, तो विषमयादि बोधक का चिन्ह होता है, कह सकते हैं ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त करते हैं उनको कहा जाता है विषमयादि बोधक। ठीक है, और इनके लिए एक प्रयुक्त जो चिन्ह होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे ये चिन्ह लगा होता है। अगर ये चिन्ह लगा है तो आप इसको समझ जाएंगे कि ये विषमयादि बोधक है। जैसे अगर हम बात करें कि अरे आप कौन है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगा कि अरे लगा करके यहाँ पर ये चिन्ह रहेगा और उसके बाद आप कौन है। ठीक है, उस तरह से अगर हम बात करें जैसे शाबाश तुमने कर दिखाया, शाबाश, शाबाश के बाद भी हम लोग यही पे चिन्ह देंगे, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये विषमयादि बोधक चिन्ह होता है। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। पवित्र का संधि विच्छेद हम करेंगे तो क्या होगा, पवित्र का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, पो प्लस इत्र। ठीक है, पो प्लस इत्र होता है। तो इसमें कौन सा संधि होता है, तो मैंने आपको बताया कि संधि जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, और जो यहाँ पे एक स्वर संधि होता है, स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं, तो उन्हीं में से एक होता है अयादि संधि, और जो पवित्र है वो अयादि संधि का ही जो कि कह सकते हैं ये रूप होता है। ऑप्शन हम बी को यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि इनमें से किस शब्द में चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धियाँ हैं। चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धियाँ हैं, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो पहुँच ये गलत लिखा गया। पहुँच जो होना चाहिए वो किस तरह से होना चाहिए, तो पहुँच यहाँ पे चंद्रबिंदु इस तरह से होना चाहिए, तो यहाँ पे ये गलत है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे जो कि ये हमारा गलत है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम का मतलब क्या होता है, संस्कृत के रूप में हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तत्सम जो शब्द है वो कौन सा है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्षा। वर्षा एक प्रकार का जो कि कह सकते हैं ये तत्सम रूप है, यानी कि संस्कृत के फॉर्म में ये यूज़ किया जाता है। अगर इसका हम तद्भव देखना चाहें तो क्या होगा, तद्भव होता है जैसे बरसात कहते हैं, वर्षा का बरसात। ठीक है, तो वो होता है हमारा तद्भव, बाकी में कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर आंसू को हम यहाँ पे देखिए, आंसू क्या है, तो ये हमारा तद्भव है, लेकिन अगर इसका तत्सम देखें, आंसू का तत्सम जो होगा वो क्या होगा, आश्रु कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से। और हाथी देखें तो हाथी का तत्सम देखें तो क्या होगा, हसित कह सकते हैं, हसित, या फिर कहीं कहीं आपको गज देखने को मिलता है, गज। ठीक है,
अगर हम यहाँ पे बारात के देखें तो बारात के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है इससे पहले वाली वीडियो में कि बारात को हम बारात का तत्सम अगर देखें तो वो होता है वर यात्रा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया कि चिरायु शब्द में प्रयुक्त जो उपसर्ग है आपको बताना है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा? उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो बताइए कि चिरायु शब्द में जो उपसर्ग होगा वो होगा चिर। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, चिर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि वह समास बताइए जिसमें प्रथम पद जो है विशेषण होता है। ध्यान दीजिएगा, वह समास बताइए जिसमें प्रथम पद जो है वो विशेषण होता है। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि जो पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद जो विशेष से होता है, या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि इसमें उत्तर पद यानी कि जो बाद का पद होता है वो प्रधान होता है। या फिर इस तरह से मैंने आपको भी समझाया था कि इसमें क्या होता है कि के समान, या फिर यानी दो शब्दों के बीच में क्या होता है कि के समान, या फिर है जो, या फिर रूपी शब्दों जो कि आते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैं आपको बताया था, शायद कल की वीडियो में ही हम लोग को डिस्कस किया था, नील गगन। तो नील गगन को अगर हम देखें तो क्या है, नील गगन। तो इसमें आप थोड़ा सा समझिएगा। तो देखिए नील गगन को अगर मैं इसको अलग करूँगा, विग्रह करूँगा तो क्या होगा, नीला है जो गगन, नीला है जो गगन, यानी कि है जो शब्द है। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं ये क्या है, कर्मधारय समास। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, जिसमें पहला पद जो कि क्या होता है विशेषण होता है और दूसरा जो कि इसका विशेष से होता है। ठीक है, इसमें जो कि हमारा गगन यहाँ पे जो शब्द आप देख रहे हैं ये प्रधान होता है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि लोकप्रिय में समास कौन सा है। बताइए कि लोकप्रिय में समास कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि लोकप्रिय में जो समास होगा, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, लोकप्रिय का मतलब होता है कि लोक में प्रिय। लोक में प्रिय, यहाँ पे आपका दिख कि कारक चिन्ह का लोप है में, यानी और आपको पता है कि में जो कारक आता है वो किस में आता है, तो में अधिकरण और पेर पर आता है। अधिकरण में में और पर आता है, तो हम कह सकते हैं कि अधिकरण तत्पुरुष है। ठीक है, कारक चिन्ह का लोप हो तो सिंपल सी बात है कि वो आपका तत्पुरुष समास होगा। और यहाँ पे अगर कारक में पूछा जाए कि कौन सा कारक है, तो यहाँ पे जिस चिन्ह का लोप होता है उस कारक से संबंधित आपको जो कि मैच करना होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि लोक में प्रिय यानी कि में यहाँ पे आपका कारक चिन्ह का लोप है, तो में किस में आता है, में और पर जो आता है वो अधिकरण में आता है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होता है, तो मैंने यहाँ पे पूरा आपका जो कि लिस्ट लगा रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पंकज भी होता है और ताम्रस भी होता है, राजीव भी होता है। लेकिन यहाँ पे रसाल की बात करें तो रसाल का अर्थ होता है रसपूर्ण या फिर मीठा या फिर मधुर, इस तरह से कह सकते हैं, जो कि ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, बाकी को आप याद रखें जो इंपॉर्टेंट है, सरोज, जलज, पंकज, अरविंद, पदम, सतदल, और यहाँ पे सरसीज याद रखेंगे, सारंग याद रखिएगा, राजीव इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए। ऑप्शन हम डी को यहाँ पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि श्मश्रु का तद्भव शब्द बताइए क्या होगा। तद्भव शब्द क्या होगा। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें श्मश्रु, अगर यहाँ पे जो लिखा जा रहा है इसका मतलब ये होता है कि जैसे दाढ़ी या फिर मूछे। ठीक है, दाढ़ी या मूछे, यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इसका जो तद्भव रूप होगा वो होगा मूछे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में किसे जाना जाता है या फिर किसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे, ऑप्शन बी को, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि जो कि मखमली जूते मारना का अर्थ क्या है। मखमली जूते मारना, डेफिनेटली आपने ये बात कई बार सुना होगा। तो मखमली जूते मारने का अर्थ ये होता है कि मीठी बातों से लज्जित करना, किसी को मीठी मीठी बातें बोलकर के लज्जित करना, वही कहलाता है मखमली जूते मारना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। बताइए कि शत्रु का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे कौन सा है। तो यहाँ पे पूरा लिस्ट में लगा रखा है शत्रु का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होता है, आप इसको देख करके याद रख सकते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अरि। यहाँ पे देखिए रिपु, दुश्मन, अमित्र, वैरी, प्रतिपक्षी, अरि, विपक्षी और अराती, ये सभी के सभी इसमें आते हैं। और यहाँ पे देखा आपने अरि, जो कि इस क्वेश्चन में दिया गया था। क्लियर, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक कर सकते हैं, जो कि शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न बनता है कि ससुर का जो तत्सम रूप है वो क्या होगा।
ससुर का तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम यानी कि संस्कृत के फॉर्म में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो ससुर का क्या होगा? सही आंसर क्या है? सही आंसर हम कह सकते हैं स्वसुर, यानी हम इस तरह से लिखते हैं। ऑप्शन हम सी को यहाँ पे टिक करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बनता है कि निम्न में से किसे एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? निम्न में से किसे एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय आत्मा के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न क्या है देखिए, ध्यान दीजिएगा कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए में कौन सा अलंकार है? देखिए अलंकार तो बहुत सारे हैं, आपको थोड़ा सा अगर टाइम उसका रहता तो हम लोग पढ़ लेते। फिलहाल अगर मैं आपको छोटा सा हिंट दूँगा अलंकार के संबंध में, यह पहला होता है, ठीक है। अलंकार वैसे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है शब्दालंकार, एक होता है आपका अर्थालंकार। तो शब्दालंकार में जो कि 5 भेद होते हैं, तो उसके बारे में फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पे सिंपल से मैं आपको बताता हूँ कि इस जो वाक्य में अगर हम किस तरह से पहचानेंगे, अगर आपको इस तरह से दिख जाए, जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर हम प्रत्येक शब्द को देखें तो पहला वर्ण देखिए त यानी कि पहला वर्ण जो है आप देख रहे हैं कि जब एक ही वर्ण को बार बार रिपीट किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं अनुप्रास अलंकार, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए फिलहाल देखते हैं। अच्छा एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे कि आपने देखा आपका त जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, उसी तरह से आपने बचपन में तो जरूर सुना होगा कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, च जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि च वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है, तो वही कह सकते हैं कि अनुप्रास है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये बनता है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? अगर यहाँ पे आप पूरा इस पंक्ति को पढ़ना चाहें तो पूरा पंक्ति आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट क्या है? करेक्ट आंसर हम ऑप्शन किसे टिक करेंगे? डी को, कि कोई दिक्कत नहीं। इसका यहाँ पे मैंने अर्थ लगा रखा है। देखिए आखिर इसका अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे पूरा हमारा जो पंक्तियाँ वो किस तरह से बनता है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसका अर्थ क्या हुआ कि रहीम कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती है। जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं। तो इस पंक्ति का पूरा अर्थ यही निकला। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और ये काफ़ी अच्छा पंक्ति है, आप इसको अच्छे से थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता हैं। साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि इस पंक्ति के रचयिता हैं जो कि कवि है। ठीक है, अच्छा इनका अर्थ क्या होता है कि साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, तो इसका अर्थ ये है कि सत्य की तुलना में दूसरा कोई तप नहीं और झूठ के बराबर दूसरा कोई पाप नहीं। इसका अर्थ ये हुआ और ये बात जो थी वो कबीर जी के द्वारा कही गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न बनता है कि क्षणिक शब्द का विलोम क्या होगा? क्षणिक शब्द का विलोम क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? क्षणिक शब्द का विलोम कह सकते हैं कि शाश्वत। ठीक है, शाश्वत हमेशा रहने वाला, क्षणिक मतलब तुरंत, जो कि क्षणभंगुर आपने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि निरोग का सही जो कि संधि विच्छेद क्या होगा? निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? करेक्ट आंसर हम टिक करेंगे जो कि ऑप्शन बी को, यानी कि निह प्लस रोग। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, निह प्लस रोग। अगला प्रश्न क्या बनता है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छे समझने की जरूरत है। तत्पुरुष हम लोगों ने ऊपर में देख चुका है, जिसमें कर्ता यानी कर्ता नहीं, कारक चिन्ह का लोप हो उसको कहते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किसमें कारक चिन्ह नहीं आता, यानी कि वो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं बनता है। अगर इसका हम हस्तलिखित के अगर विग्रह करें तो क्या बनेगा? हस्तलिखित का मतलब क्या हुआ? हस्त से लिखन। ठीक है, हस्त से लिखित जो या फिर हाथ से लिखा हुआ जो भी हो, वहाँ पे पास से जो आप देख रहे हैं हस्त से लिखित, हाथ से लिखित। ठीक है, जिसको हस्तलिखित कहते हैं, यानी कि से कारक चिन्ह यहाँ पे लोप है, तो ये तो होगा। दोषपूर्ण का मतलब क्या है? दोषों से पूर्ण, दोषों से पूर्ण, दोषों से भरा, इस तरह से कह सकते हैं, तो इसमें भी कारक चिन्ह का लोप है। और शरणागत का मतलब क्या हुआ? शरणागत का अगर हम इसका विच्छेद करें तो यहाँ पे कह सकते हैं शरण में आगत, यानी कि यहाँ पर भी में कारक का चिन्ह है। लेकिन दुगुना अगर आप देखें, दुगुना, तो दुगुना के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको संख्या अगर दिख जाए, तो संख्या दिख जाए तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि द्विगु समास होता है।
ठीक है। संख्या दिख जाए तो उस कंडीशन में द्विगु समास को हम टिक करेंगे, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जो कि ये तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है। इस तरह से अगर हम देखें तो द्विगु समास का उदाहरण जैसे त्रिलोक हो गया, ठीक है, त्रिलोक हो गया, तिरंगा हो गया, इस तरह से कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अवयवी भाव समास यहाँ पे नहीं है, यानी कि यहाँ पे लिखा गया अवयव समास, तो यानी कि मतलब ये हुआ कि अवयवी भाव समास नहीं है। तो देखिए अवयवी भाव समास नहीं है। अवयवी भाव का पहचानने का तरीका क्या होता है कि इसमें आपका जो कि प्रथम पद जो होता है, यानी कि पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है, और साथ ही साथ इसको पहचानने का अच्छा तरीका ये होता है कि इसमें जो शब्द प्रारंभ होता है वो क्या होता है कि उपसर्ग से स्टार्टिंग होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें यथागत, यहाँ पे यथा जो आपका देख सकते हैं एक उपसर्ग है, तो ये बिल्कुल है। प्रतिदिन में प्रति आपका जो कि एक उपसर्ग है, यानी कि प्रति लगा देंगे तो ये आपका प्रतिदिन इस तरह से उपसर्ग बनता है। भयभीत को देखें तो क्या होगा, देखिए अगर हम यहाँ पे भयभीत का समास विग्रह करें तो क्या बनेगा, भय से भीत, यानी कि भय से भीत, भय से डरा, तो भय से यहाँ पे से कारक का चिन्ह का लोप है तो तत्पुरुष होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि हो जाता है, क्योंकि ये तत्पुरुष के अंतर्गत आता है और हमें अवयवी भाव को फाइंड आउट करना था। अगर बेदाग की बात करें तो देख सकते हैं इसमें बे जो उपसर्ग आ रहा है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये दिया गया कि कर्मधारय समास नहीं है। अब बताइए कि कर्मधारय समास यहाँ पे नहीं है। तो कर्मधारय समास के बारे में ऑलरेडी आपने समझ लिया कि क्या क्या होता है इसमें। पहला पद जो होता है वो क्या होता है, विशेषण होता है। दूसरा पद जो होता है वो विशेष से होता है। साथ ही साथ इसमें जो कि उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि बाद का जो पद है वो प्रधान होता है। साथ ही साथ इसमें के समान है जो, या फिर कह सकते हैं कि के रूपी, इस तरह के जो भाव इसमें आते हैं दो शब्दों के बीच में। जैसे अगर बात करें महात्मा, ठीक है, महान है जो आत्मा, ये तो हमारा हो गया कर्मधारय समास। महाराज, यानी कि महान है जो राजा, इस तरह से महाराज। ठीक है। तिरंगा, यहाँ पे देखिए तिरंगा यानी कि संख्या की बात आ गई, और संख्या की जब बात आ जाती है तो क्या करते हैं, द्विगु समास, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ये कर्मधारय समास नहीं है। अब यहाँ पे कुपुत्र की बात करें तो क्या होगा, कुपुत्र का मतलब क्या कहते हैं, देखिए कुपुत्र का मतलब अगर हम इसका समास विग्रह करें तो क्या होगा, कुलसित है जो पुत्र, यानी कुलसित का मतलब कह सकते हैं कि निंदित है जो पुत्र, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी को ही टिक करेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न बनता है कि निम्न में से भिन्न शब्द, जो कि छाटी यहाँ पे था, जो बताइए भिन्न शब्द जो है आपको वो छाटना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें चिकनाहट, घबराहट, चिल्लाहट और मुस्कुराहट, तो यहाँ पे चिकनाहट जो होगा वो तीनों में से अलग होगा। क्लियर। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है कि तदित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तदित प्रत्यय और जो कि कृदंत प्रत्यय, मैंने आपको अलग से बता रखा कि प्रत्यय जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय और एक तदित प्रत्यय। ठीक है। कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, तो देखिए तदित प्रत्यय क्या होता है, तदित प्रत्यय जो होता है वो संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण के अंत में लगने पर जो प्रत्यय बनता है उसको हम कहते हैं कि, यानी जो प्रत्यय होता है उसको हम तदित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे सेठ, ठीक है, सेठ और प्लस इसमें हम आनी जोड़ दें तो क्या होगा, सेठानी। ठीक है, सेठानी बनेगा ना, सेठानी। अब आप बताइए कि ये तो आपका क्या, तो ये क्रिया नहीं है, तो क्रिया नहीं होने के मतलब ये हुआ कि संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण जो है इसके अंत में जो लगता है प्रत्यय उसको हम क्या कहते हैं, तदित प्रत्यय। और इनकी कुल संख्या जो बताई गई है वो 8 बताई गई है। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, बात क्लियर। चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है कि चौराहा कौन सा समास है। बताइए कि चौराहा जो वो कौन सा समास है। देखिए चौराहा यानी कि यहाँ पे संख्या की बात आ गई है, तो संख्या की जब बात आए तो उस कंडीशन में क्या है, द्विगु समास को टिक करेंगे बिना सोचे समझे। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बनता है कि अपनी करनी पार उतरनी, इसका अर्थ बताइए क्या होगा। अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ कह सकते हैं कि अपने कर्म का फल स्वयं भोगना, इस तरह से भी कह सकते हैं कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। ठीक है, ऑप्शन हम एक को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि अटका बनिया देवे उधार, अटका बनिया देवे उधार इसका अर्थ क्या है। तो देखिए अटका बनिया देवे उधार, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दबाव पड़ने पर सब कुछ करना, या फिर इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मजबूर जो व्यक्ति होता है वो अनचाहा कार्य भी करता है, उसी को कहा जाता है अटका बनिया देवे उधार। अगला प्रश्न बनता है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको क्या कह सकते हैं, उसको कहते हैं अनुपम, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, अनुपम। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो, बताइए कि जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो उसको क्या कहते हैं।
जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो उसको हम कहते हैं स्थानापन्न, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, स्थानापन्न, ऑप्शन ए। इसका मतलब इस तरह से कह सकते हैं, स्थानापन्न का अगर हम अर्थ समझना चाहें तो कह सकते हैं कि किसी के गैर हाजिरी में नियुक्त किया गया या फिर दूसरे के स्थान पर ग्रहण किया गया। ठीक है, इस तरह से समझेंगे। अगला प्रश्न है कि इति का विलोम शब्द क्या होगा। इति का विलोम शब्द क्या होगा बताइए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इति जो होता है, इति का अर्थ होता है समाप्ति। ठीक है, इति का अर्थ होता है समाप्ति। इसका अर्थ हम कह सकते हैं, इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा अथ या फिर श्री गणेश। ठीक है, अथ का मतलब होता है आरंभ करना, इस तरह से। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि करुण का विलोम शब्द क्या होगा। करुण का विलोम शब्द क्या होगा बताइए। करुण जो है इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो करुण का मतलब अगर हम समझना चाहें तो होता है दयनीय। ठीक है, दयनीय या फिर करुणा युक्त जो होते हैं उनको कहते हैं करुण। तो यहाँ पे इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा निष्ठुर। ठीक है, निष्ठुर। और निष्ठुर का अर्थ क्या होता है, जिसमें दया ना हो, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है। तू डाल डाल मैं पात पात का क्या अर्थ है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि तू डाल डाल मैं पात पात का जो अर्थ होता है हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर को ऑप्शन बी, यानी कि चालाकी का उत्तर चालाकी से देना। या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं, यदि तुम उत्तम हो तो मैं तुमसे अति उत्तम हूँ। या फिर आपने ये बात भी सुना होगा, आप शेर है तो हम सवा शेर है, या फिर हम बब्बर शेर है, इस तरह से बात कही जाती है ना। तो यही इसका मतलब हुआ कि तू डाल डाल मैं पात पात। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये है कि मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है। बताइए कि मैथिली कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। मैथिली कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि जो शुद्ध शब्द है आपको वो पहचानना, यानी कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे जो शुद्ध शब्द लिखा गया वो है कौन, तो सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। ऑप्शन हम यहाँ पे जो कि सी को टिक करेंगे, सच्चिदानंद। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि उत्त प्लस हार, यानी कि उत्त धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। उत्त धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, उद्धार। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। बताइए, क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आप क्रिया देखेंगे, क्रिया क्या। तो क्रिया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही दिख रहा है, तेज। और यहाँ पे क्रिया विशेषण की बात अगर हम समझना चाहें तो कह सकते हैं कि वो दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है, यानी कि तेज दौड़ता है। तो जो अगर हम यहाँ पे क्रिया नहीं, तेज तो हमारा हो गया विशेषण ना। तो दौड़ना, यानी कि हम यहाँ पे अगर तेज दौड़ना अगर बात करें तो दौड़ना। ठीक है, दौड़ना अगर हम देखें तो दौड़ना क्या है, दौड़ना क्रिया है। और इसके पहले अगर तेज दौड़ रहा है तो ये विशेषता बता रहा है कि किस तरह से दौड़ रहा है, धीमे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो तेज दौड़ रहा है यानी कि विशेषता बताता है। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है यहाँ पे कौन, तो तेज। कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण हमारा होगा, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। आई होप की बात आप समझ में आ रही है, तेज। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि कौन सा शब्द अलग अर्थ रखता है। यानी यहाँ पे चार जो विकल्प दिए गए इनमें से एक विकल्प वो अलग अर्थ रखता है बाकी तीन से। अगर हम यहाँ पे देखें, भागीरथी, सुर नदी और मंदाकिनी, ये तीनों गंगा के कह सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। लेकिन सतुद्री की बात करें तो आपको पता है कि प्राचीन काल में सतुद्री जो था वो सतलज नदी का ये जो कि प्राचीन नाम था। तो कह सकते हैं कि ये हमारा अलग अर्थ रखता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि सरवरी का अर्थ क्या है। बताइए, जो सरवरी यहाँ पे आप देख रहे हैं, सरवरी का अर्थ क्या है। तो देखिए सरवरी का जो अर्थ होता है हम क्या कह सकते हैं कि सरवरी का अर्थ निशा या फिर रात। ठीक है, यानी कि रात होता है। तो यहाँ पे देखिए तो क्या अर्थ जो कि रात्रि कह सकते हैं। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता कौन है। कुरुक्षेत्र जो काव्य है इसके रचयिता कौन है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछा सकते हैं। जैसे अगर हम आपको बात करें कि कुरुक्षेत्र के जो रचयिता है वो कौन थे, रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर की कई सारी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो काव्य है, रचना है जो पूछे जाते हैं, जैसे कि उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय, जैसे रश्मि रथ याद रख सकते हैं। उसी तरह से परशुराम की प्रतीक्षा याद रख सकते हैं, अमृत मंथन याद रख सकते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि व्यंजन की परिभाषा है। व्यंजन की परिभाषा क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं कि व्यंजन की जो परिभाषा होती है इसका सही आंसर क्या होगा कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उनको हम कहते हैं व्यंजन। ठीक है, व्यंजन, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वाह वर्ण कौन से। तो बताइए कि अयोग्य वाह वर्ण हिंदी वर्णमाला में कौन से। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अंग और अ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आप हमारा क्या होता है, एक प्रकार का स्वर कह सकते हैं, स्वर है आता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इन्हीं को कहा जाता है अयोग्य वाह वर्ण। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अकारोत। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, अकारोत कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो कठिनाइयों से समझ में आता है उसे क्या कहते हैं? जो कठिनाइयों से समझ में आता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दुर्बोध। ऑप्शन सी सही होगा, दुर्बोध कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न बनता है कि 9 उत्सव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। 9 उत्सव में जो प्रयुक्त संधि है वो कौन सा संधि है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन, हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, यानी स्वर संधि का जो 5 उपभेद है उन्हीं में से गुण संधि होता है और उसी को कह सकते हैं 9 उत्सव। ठीक है, 9 उत्सव में प्रयुक्त संधि गुण संधि है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या, नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि फूल का पर्यायवाची नहीं है। फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि फूल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिख रखा है कौन कौन सा होता है, जैसे पुष्प, सुमन, कुसुम, गुल और प्रसून, ये जो सभी फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन यहाँ पे तनुजा जो है, तनुजा का अर्थ होता है पुत्री, यहाँ पे ये हमारा गलत होगा। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। तो देखिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस इस वीडियो को देख लीजिए, आपका सारा क्लियर हो गया है। जो भी एग्जाम्स में आप उसको अच्छे से क्लियर करके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैंने आपको 5 सेट में हिंदी के बहुत कुछ पॉइंट समझा दिए हैं, जो कि आसानी से आप 30 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो यार। 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो जरूर अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।